गुंजन डंगवाल आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन गुंजन डंगवाल का काम, गुंजन डंगवाल का म्यूज़िक और गुंजन डंगवाल के गाने आज भी हम सुन रहे हैं, आज भी उनको याद कर रहे हैं। और उनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान उनके पिता कैलाश डंगवाल जी हैं। जो हादसा हुआ, जो भी चीज़ें हुई, उसके बाद ज़िंदगी में क्या बदला है, किस तरीके से उनके संगीत को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा पा रहे हैं? उसके बाद बदल तो बहुत कुछ गया है। संगीत को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया तो है, क्योंकि एक अकेपेला जो है लास्टली उसको हम लगभग तैयार करने की कंडीशन में है। तो जाहिर है एक बाप से तो बेटा छुपाता ही है, उसने काफ़ी कुछ चीज़ें मेरे से छुपाई होंगी। ये मैं नहीं कह सकता कि सारी चीज़ें मुझ तक पहुंची होंगी, लेकिन मेरे लिए तो सब कुछ था। मेरा तो सपना था ना, क्योंकि मैं जो नहीं, हर बाप की एक वो होती है कि भाई जो तू नहीं कर पाया तेरा बेटा करे, और वो कर भी रहा था। हम्म। मैं इस बात का फक्र भी महसूस करता हूँ कभी कि मेरे पास जो दोनों तो कंधे, हालांकि अब कंधा एक टूट चुका है, लेकिन जितना कुछ था दोनों अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे थे। अब फिर अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि वो बदल गया, सारी चीज़ें बदल गई। सारी चीज़ें बदल गई। निजी लाइफ, निजी ज़िंदगी में मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं उनकी निजी ज़िंदगी में घुस रहा हूँ और आपको शायद इमोशनली उस चीज़ को मैं उभारने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है ना, किसी का अगर स्वप्न टूटता है तो थोड़ी दिक्कत तो होती है। हम अभी उभरने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह 4 बजे गुंजन उसके ले जाता था जिम के लिए। 4 बजे मेरी पत्नी परेशान हो जाती है, कई बार उठ जाती है, वो दिक्कत है। तो अब बहुत ज़्यादा अगर मैं घर पर ये चीज़ें करूँगा तो या उससे कर पाऊँगा, इमोशनली तो इमोशनली हम लोग थोड़ा टूट चुके हैं। वो घटना तो चलो अब हम तो ये लेके चल रहे हैं कि जितना हमारे पास रहना था उसे रह गया। रह गया। ठीक, हमको भी काफ़ी ऊंचाइयां दे गया। और अचानक एक दिन खबर आती है कि चंडीगढ़ में एक हादसा होता है और उसमें गुंजन चले जाते हैं। आपसे, परिवार से पहले खबर जो है मीडिया में आ गई थी, यूट्यूब पे आ गया था, सोशल मीडिया पर आ गया था। तब उसके बाद आपकी तरफ से एक बयान आता है या आपकी तरफ से एक पोस्ट आई कि जो चीज़ पहले हमें पता चलनी चाहिए थी वो दुनिया ने पहले ही बता दिया। थोड़ा माँ-बाप का सोचना चाहिए था। हरियाणा पुलिस का फ़ोन आता है कि आप यहाँ आ जाओ। मैंने क्या बात हो गई कि न आ जाओ, तो मुझे लगा यार कहीं किसी को कुछ किसी भी झगड़ा हो गया होगा। चोट लग गई, किसी को क्या हो गया। मैंने कहा क्या बात है, कैसा करना है, क्या करना है? कि नहीं नहीं बस आप आ जाओ, इतनी बात हुई और मैं सीधे चल पड़ा यहाँ से। कुछ देर बाद उसमें पता चलता है, ये शायद मुझे लग रहा है दुनिया का सबसे गंदा तरीका मुझे ये लगा उस दिन। जब तक आप कंफर्म नहीं है तब तक आप सोशल मीडिया पे कैसे डाल सकते हैं। और सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीज़ें डालने से पहले सोचना चाहिए आदमी को कि घर में सिर्फ वही व्यक्ति नहीं है जो चला गया, उसके जाने पर बहुत सारे लोग हैं। और कई कयास लगाए जा रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ है, कई बोल रहे हैं कि उनको हार्ट अटैक आया। तो सर एग्जैक्टली हुआ क्या था वहाँ पे कि कैसे गुंजन इस फील्ड में मैं पहुंचे? बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैंने जो निशान देखे हैं गाड़ी के और उसके, तो मैं इसके मतलब हृदय से लगता है कि कौन साथ है कौन नहीं। क्योंकि कुछ गुंजन के बहुत करीबी लोग भी थे, वो तो उसके बाद बिल्कुल गायब हो गए। जिन लोगों के लिए उसने घर तक छोड़ने की कोशिश की, ऐसे लोग ही गायब हो गए। उसने सोचा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि घर में कोई दिक्कत हो, तो उसने इसलिए अपना स्टूडियो भी दूसरी जगह शिफ्ट किया। कई ऐसी चीज़ें हुई। फिर वापस जब स्टूडियो बनाया तो वहाँ पर भी फतेह को सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग फिर दोबारा नहीं दिखे। अमित खरे और ये रंजीत, ये जो 2 लोग हैं, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और उसके लिए रंजीत हैं या पवार जी हैं, उसके लिए उन्होंने ही उनको वो किया था। तो हम क्या, 4 सितंबर जन्मदिन आता है गुंजन का, उस दिन हम चुपके चुपके किसी को कुछ ना कुछ सामान दे देते हैं। सामान में से इंस्ट्रूमेंट्स दे देते हैं। फिर वो दिन कम से कम पहली मेरा वो दिन था जब मैंने अपने आप को बाप महसूस किया। 4 सितंबर को मेरे को लगा कि मैं भी अब एक पीढ़ी पीछे चला गया हूँ उसके जन्मदिन पर। तो नेचुरली उस दिन तो कुछ ना कुछ उसकी तरफ से दिया जाता है।
1950 के दशक में जब जीत सिंह नेगी जी ने पहली बार गढ़वाली गानों का एक ग्रामोफोन निकाला, तो उन्होंने अपनी तरह के कुछ नए प्रयोग किए। उन्होंने वो गढ़वाली गाने लोगों के बीच लाने की कोशिश की जो लोक में गाए जाते थे। उसके बाद ज़माना थोड़ा आगे बढ़ा, 70s और 80s का ज़माना आया और फिर नरेंद्र सिंह नेगी और गोपाल बाबू गोस्वामी ने अपने नए गीत लाए, नए तरह के फ्लेवर लाए। उसमें आपके जो परंपरागत गीत थे, उनके साथ-साथ अपने नई तरह के गीत गाने शुरू कर दिए। अब हम अपने ज़माने में आए, जब हम बात कर रहे हैं यूट्यूब की, जब हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म की, उस ज़माने में भी उत्तराखंड का संगीत काफ़ी ज़्यादा बदला है। और जब हम बात करते हैं कि इस ज़माने में उत्तराखंडी संगीत को बदलने का श्रेय किसे दिया जाए, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है गुंजन डगवाल का। गुंजन डंगवाल को ट्रांसफ्यूजन और ट्रांस म्यूज़िक, जो भी उसकी परिभाषा है, जो भी उसकी टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनको लाने का श्रेय गुंजन डंगवाल को जाता है, चैता की चैतवाली। और इसी तरह के कई गाने उन्होंने गाए जो आपके ज़हन में बसे हुए हैं, जिनसे आपका बचपन जुड़ा होगा। चंद्रमा सूरज आपने सुना होगा, और इसी तरह के गाने गुंजन डंगवाल तैयार किया करते थे। पहाड़ी एक्apella जैसा एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किया, लेकिन एक हादसे की वजह से, एक असामयिक घटना की वजह से गुंजन डंगवाल आज हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन गुंजन डंगवाल का काम, गुंजन डंगवाल का म्यूज़िक और गुंजन डंगवाल के गाने आज भी हम सुन रहे हैं, आज भी उनको याद कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि उनके ज़रिए, उनके गानों के ज़रिए जो बात आप तक पहुंच रही है, हम चाह रहे हैं कि गुंजन डंगवाल को भी हम आप तक पहुंचा सकें, पहुंचाने की कोशिश करें। उनके गीतों के इतर वो क्या थे, उनके गीतों के इतर उनकी ज़िंदगी कैसी थी, ये जानने के लिए आज हम जो है उनके घर आए हैं, उनके स्टूडियो आए हैं। और उनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान, उनके पिता कैलाश डंगवाल जी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और जैसे कि हम बात गुंजन से ही शुरू करते हैं। सर, जो हादसा हुआ, जो भी चीज़ें हुई, उसके बाद ज़िंदगी में क्या बदला है? किस तरीके से उनके संगीत को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा पा रहे हैं? उसके बाद बदल तो बहुत कुछ गया है। संगीत को आगे बढ़ाने का ज़िम्मा लिया तो है। अभी मेरे साथ एक बालक काम कर रहा है, अश्वजीत। तो जो भी अधूरे गीत थे उनको पूरे करने की ज़िम्मेदारी उन्होंने ली। एक और बच्चा जुड़ा है जी। उनके अतिरिक्त। उनका नाम हमने सुमो गुंजन रखा है। सुशांत मोहन एक नया बच्चा आया है अभी से इस इंडस्ट्री में। तो उसको भी थोड़ा-सा, चूँकि वो टेक्निकली और साउंड है और कुछ हद तक करीब गुंजन के म्यूज़िक के चला जाता है। तो उसको भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, यही हो सकता है। हालाँकि गुंजन के गीतों को पूरा करने का ज़िम्मा ले रखा है। अभी बहुत कुछ उस पिटारे में है, लेकिन अपनी व्यस्तताओं के चलते और कुछ दुश्चिंताओं के चलते मैं बहुत कुछ आगे नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा-सा ठहराव आ गया है जीवन में, बस इतना हुआ है। लेकिन कोशिश रहेगी कि जितने भी गीत हैं, जितने कुछ हैं, अभी एक अकापेला लगभग तैयार फ़ॉर्म में है, जिसमें गुंजन की आवाज़ है। काफ़ी कुछ हद तक उसने म्यूज़िक कंप्लीट कर रखा है और अब सुशांत के थ्रू उस म्यूज़िक को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश जारी है। जैसे आपने कहा सर कि थोड़ी बहुत जो मेमोरीज़ बाकी हैं, जो उन्होंने काम किया वो हमारे बीच आने वाला है। गुंजन को लेकर के अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा डंगवाल फैमिली के बारे में। गुंजन डंगवाल की फैमिली कहाँ से आती है? और अब जो परिवार में कौन-कौन लोग हैं, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए सर? हम लोग मूलतः अखोड़ी गाँव के हैं और 11 गाँव पट्टी आपने सुना होगा टिहरी गढ़वाल में। वहाँ के हम लोग रहने वाले हैं। इंद्रमणि बडोनी जी का नाम तो सभी ने सुना ही है लगभग। थोड़ी गाँव से उनका। उनका भी वही गाँव है, वहीं के रहने वाले हैं मूलतः। और मेरे घर में पिताजी लोग 4-5 भाई-बहन, 4 भाई 5 भाई-बहन थे। जी। तो एक परिवार अभी हमारा अखोड़ी में रहते हैं और जुड़ाव भी अखोड़ी से भरपूर रहा है, चाहे गुंजन का रहा हो या मेरा रहा हो या अपना जो छोटा भाई है उसका। हम लोग अब परिवार में मात्र 4 अ, वैसे लोग हैं। माताजी हैं और पत्नी है, मैं हूँ और छोटा है सृजन, और एक गुंजन का पाला हुआ जो डॉगी है, वो भी हमारे पास है।
भाई इतना ही छोटा सा परिवार रह गया छोटा है। सा परिवार है। तो सर कैलाश जी अपनी प्रोफ़ेशन आपका क्या करते हैं? और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी मैं जोड़ना चाहूँगा सर कि जैसे कि मुझे आपके बारे में पता है, आप शिक्षक हैं, लेकिन थोड़ा आप डिटेल दीजिएगा कि आप कहाँ कैसे-कैसे काम करते हैं? लेकिन उसके साथ एक शिक्षक का बेटा, जिसका संगीत से कोई नाता नहीं था, जिसका संगीत शायद किसने घर पे कभी सुना भी नहीं होगा, वो किस तरह संगीत की राह पर चल पड़ा और कैसे वो सफ़र आगे बढ़ा? हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन इस लायक है कि जिसमें मुझे रिकॉल करना पड़ेगा चीज़ों को। मैं मूलतः शिक्षक हूँ। वर्तमान में मैं रुड़की में कार्यरत हूँ, डाइट रुड़की में प्रभारी प्राचार्य के तौर पर वहाँ पर हूँ। और जहाँ तक बात रही गुंजन की कि वो उसने शुरुआत कहाँ से की, तो मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत जो हुई, वो शुरुआत हुई है न्यू टिहरी कॉन्वेंट स्कूल में, जब उनको एडमिशन दिलाया। तो उसे छेड़छाड़ करने की आदत रही, तो उसने वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स पे छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया और उस छेड़छाड़ से शायद वो शुरुआत हो गई। फिर चूँकि हल्का-फुल्का मुझे भी थोड़ा-सा शौक रहा है उसका थिएटर का, अच्छा। तो सुनने का और देखने का, तो शायद वो चीज़ उसने पकड़ी। फिर आगे की कहानी तो आपको पता ही है। फिर उसको वो दिल्ली रहा तो दिल्ली ही उसने कुछ काम ऐसे कर दिए थे जो लग रहा था कि ये ठीक-ठाक म्यूज़िक में जा सकता है। देन फिर इंजीनियरिंग के लिए वहाँ पहुँच गए, पौड़ी, जो घुड़दौड़ी में। वहाँ पर उसने और अपने दोस्तों को बुला-बुला के गवाना शुरू किया। मूलतः वो अंग्रेजी भाषा का पहले म्यूज़िक दिया करता था शुरुआत में। देन अंग्रेजी से हिंदी पर पहुँचा, हिंदी से फिर अ, जब बीच में शिलांग रहा तो तब वहाँ फिर शिलांग में अंग्रेजी भाषा के गाने ही चलते हैं मैक्सिमम। और एक खस्सी, शायद वहाँ का जो वो होगा ट्राइब है। ट्राइब है, उनके गानों का म्यूज़िक शुरू हुआ, असमिया, इस तरीके के गानों से शुरू हुआ। फिर बीच में कुछ समय यहाँ रहा था जब, तो शायद उनसे मुलाकात हो गई थी, श्रीनगर के जो जिन्होंने चैते की चेतवाली गाया, अमित सागर। अमित सागर जी। बस वो एक बूम था जिसने उसे दोबारा गढ़वाल की ओर लाना शुरू कर दिया, फ्लेवर ला दिया गढ़वाली पे उसने। आना शुरू कर दिया। करेक्ट। बट जहाँ तक मुझे याद आता है सर कि गुंजन तो शायद चैता के चैताली से भी पहले गा चुके थे। चंद्रमा सूरज उनका गाना आ चुका था। म्यूज़िक वो पहले से बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे थे लेकिन गा तो ज़रूर रहे थे वो। तो चंद्रमा सूरज सर पहला एल्बम है उनका या फिर बहुत बाद में उन्होंने उस पे काम किया है? नहीं, इसमें एक देखिए, मैं रहा शुरुआत में दरअसल सर्व शिक्षा अभियान में एज़ ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। और होता क्या था कि बच्चे बड़े शर्मीले थे, जिनसे हम ये लोग एक कला जत्था एक कार्यक्रम करवा रहे थे। बड़े शर्मीले बच्चे थे, तो मैं गुंजन को वहाँ ले आया एज़ अ, संचालक के तौर पर उनके बीच में लाया। तो बाद में बात हुई, उसके जो गुरु जिन्होंने उसको म्यूज़िक सिखाया, सुमंत पंवार जी, जी। उनसे बात हुई कि कुछ इन बच्चों से गवा लेते हैं। अब स्थिति ऐसी आई कि लास्ट में एक गाना ऐसा छूट गया जिसे कोई नहीं गा पाया। तो हमने कहा गुंजन तुझे गाना है? ने चलो गा लेते हैं। अब यूँ ही उसने गाना शुरू कर दिया। अब गाना शुरू करते-करते वो गाना ठीक-ठाक था। गुरजी बात सुना गुरजी, कुछ ऐसा गाना था। उसके बाद सेकंड टाइम पर हम लोग दिल्ली जा रहे थे एक बच्चे की रिकॉर्डिंग करने के लिए, उनकी तबीयत खराब हो गई। तो जो वो सेकंड एल्बम थी उसमें वो वाला गाना था, आपको ध्यान होगा, चंद्रमा सूरज के उनके। फिर तब नंदू मामा, ऐसे गीत मिलते गए और गाते गए। गाँव जाने का शौक था तो गाँव में लोग गा रहे थे इसको, नंदू मामा को। तो ये हुआ ठीक है, ये भी गा ले भाई। और धीरे-धीरे करके ये सारे वो चीज़ें आती रही और उस पंवार जी के पास में उसने जाना शुरू कर दिया। जब वो कॉन्वेंट में पढ़ता था तो पंवार जी के पास आता-जाता रहता था वहीं पर। 10th तक वहाँ पढ़ा। जी। तो 7th-8th की बात है जब वो गाने शुरू हुए थे, तो 2 साल वो उन्हीं के साथ शिक्षा-दीक्षा में रहा। शाम को जाते थे 5 बजे और रात को 9 बजे लौट कर के आना। 4 घंटे वहाँ उनके साथ बैठते थे। तो उन्होंने ही सिखाया। मैं तो इस लायक रहा नहीं कभी कि म्यूज़िक में मेरा कोई भी हाथ हो। पर उनको उसको गुंजन को आपने दिशा देने का काम ज़रूर किया वहाँ पे। मैं एज़ ए ड्राइवर जाता था। ड्राइवर।
करेक्ट सर, करेक्ट। तो मैं गुंजन का एक इंटरव्यू देख रहा था। गुंजन उसमें कहते हैं कि मैं जो है इंजीनियरिंग की तरफ चला गया, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मतलब म्यूज़िक जो है एज़ अ करियर कभी मेरा ऑप्शन था नहीं, लेकिन धीरे-धीरे जो है वो मन उस तरफ चला गया। तो एक वो किस्सा शेयर करते हैं कि वो दिल्ली में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग में और बैक पे बैक लग रही है उनकी, और फिर परिवार जो है, परिवार को पता चलता है कि अचानक बैक लग रही हैं। लेकिन तब क्योंकि चैता की चेतवाली आया हुआ होता है, तो परिवार बोलता है कि चलो यार काम कुछ कर रहा है तो अच्छा कर रहा है। तो सर इसके बारे में कुछ बताइए सर, क्या एग्ज़ैक्टली हुआ था? एक्चुअल वो हुआ था, वो दिल्ली से जैसे ही वहाँ घुड़दौड़ी पहुँचे इंजीनियरिंग के लिए, तो शुरुआत जो मैंने उसके मुंह से ही सुनी थी। शुरुआत करने के लिए उसने अपने दोस्तों को कहा कि यार तुम गाओ, मैं म्यूजिक तैयार करूंगा। और एक लैपटॉप पर म्यूजिक तैयार होता था, किसी स्टूडियो में तैयार नहीं हुआ है म्यूजिक, सिर्फ लैपटॉप पर ही म्यूजिक तैयार करता था। और गवाता भी लैपटॉप पर था। कई गाने ऐसे हैं जो लैपटॉप पर भी गाए गए, उनमें चाहे वीरेंद्र राजपूत जी ने गाया हो या उन्होंने गाए हो। कुछ गाने ऐसे हैं जो सिर्फ लैपटॉप पर गाए गए, वो खुद भी उन्हीं पे गाता था। अब लैपटॉप पर गाने के दौरान जब आदमी ज़्यादा घुस जाता है म्यूजिक में, तो कुछ हिस्से छूट जाते हैं। और जो सेकंड सेमेस्टर था उसमें उसके 2-3 उसमें बैक आ गई। बैक आने के बाद जैसे होते ही हैं बच्चे, बताया नहीं, लेकिन पता चल जाता है। माँ बाप को तो पता चलना ही था। मुझे पता चला, मैंने कहा भाई ये क्या है, स्थिति ऐसी क्यों है? तब तक अब वो हमें पता चला 4th सेमेस्टर के बाद, जब वो कंप्लीट होने वाला था, मतलब इंजीनियरिंग। मैंने कहा ये बैक क्यों? बोले अब क्लियर हो गई है और मैं जॉब करूँगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। हम कांगड़ा गए और उसने फिर वापस कांगड़ा से एक लगभग फाइनल हो गई थी बातचीत। एक वहाँ पर वो हैं पावर प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिकल से इंजीनियर था, तो वहाँ पावर प्रोजेक्ट में काम करना था। बात हो गई कि मैं इसी में काम करूँगा। ओके, घर आए, ठीक है भाई 2-4 दिन बाद जाना है ज्वाइन करने। बोला अभी फिर 2-4 दिन में होली का था कुछ माहौल, कुछ उसके दोस्त आए और वो अपने दोस्तों के साथ शिलोंग चला गया कि मुझे अब मेटल म्यूजिक सीखना है। शायद शिलोंग को उसका मेटल म्यूजिक की कैपिटल भी कहा जाता है। और मेटल म्यूजिक को सीखते सीखते वो अभी भी मेरे पास है। शिलोंग का जो जितना भी कुछ मैटर है वो हमारे पास पड़ा हुआ है। तो वो जो शुरुआत थी जब वहाँ से रॉक और पता नहीं क्या क्या, वो तो ऐसे इतना खतरनाक सा म्यूजिक होता है जिसे हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो उस दौरान ही वो चैते की चैतवाली चल पड़ा। अब गाना चल पड़ा तो मैंने कहा यार जब तू ऐसा कर ही रहा है, सबको चेंज कर रहा है, तो खुद भी गा ले कुछ। उसने कहा मैं नंदू मामा दोबारा गाऊंगा, वो भी काफ़ी हिट हुआ। और वो भी काफी चल पड़ा। तो फिर उत्तराखंड वापस वापस आना हुआ। और आपको पता ही है उसके बाद की कहानी, तो उत्तराखंड तो नहीं सर, वो उस चीज़ पे भी बात करेंगे बिकॉज़ उस समय जो जब वो चीज़ें हुई थी तो एक बहुत बड़ी बात हुई, उस पे भी बात करेंगे। लेकिन पहले गुंजन की जब हम बात कर रहे हैं तो उनका जो ज़्यादातर म्यूज़िक हमें सुनाई देता था, वो एमजीवी डिजिटल नाम से जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर नज़र आता था। अब क्योंकि गुंजन नहीं हैं, गुंजन काम कर नहीं पा रहे हैं और जो उनके प्रोजेक्ट्स आपके पास पड़े हुए हैं, एमजीवी डिजिटल पे काम हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो कौन कर रहा है? और वो जो बैक उनका पड़ा हुआ है, जो प्रोजेक्ट्स आपके पास पड़े हैं, कब तक हमें उनको सुनने को मिल सकता है वो? देखिए, एक तो स्थिति ये हो गई है, मैं आपको बताऊं इस मामले में काफी कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे कानों को कुछ वही चीज सुनने की आदत पड़ गई है। तो थोड़ा सा भी कोई गड़बड़ होता है तो फिर मैं रोक देता हूँ प्रोजेक्ट को, और मैं स्वयं भी बिजी हूँ, यहाँ से रुड़की जाना फिर आप वापस आना। उसका आपका है। तो काफ़ी ऐसी कंडीशन आ गई है कि बीच में संपर्क लगभग समाप्त हो गया है। यहाँ तक कि स्टूडियो में भी मैं बहुत कम आ पाता हूँ। तो जिस दिन आता हूँ उस दिन ये जो अश्वजीत हैं, उस दिन वो सिर्फ वही काम करते हैं। तो आने में समय लगेगा मुझे लगता है, या तो मैं रुड़की से वापस ट्रांसफ़र होकर देहरादून आ जाऊँ तो शायद कुछ कर पाऊँगा। लेकिन जल्दी ही कोशिश कर रहा हूँ, क्या होगा, आ जाएगा। क्योंकि एक अकेपेला जो है जी। लास्टली, उसको हम लगभग तैयार करने की कंडीशन में हैं। सिर्फ वो वोकल का कुछ मामला हो रहा था, क्योंकि वोकल जितना उन्होंने गाया गा के गया है, एक कुछ उलट-पुलट वाला सॉन्ग है जी, जी। कि अगर कुछ ऐसा हो जाता। उसमें एक गाना है कि अगर भाई खेत में बोले पेड़ होते और जंगल में सब्जी उगती, और आदमी नीचे बैठता और ऊपर दीवार पर जो है बकरी होती। तो कुछ इस तरीके का गाना है वो,
तो आधा गा रखा है और उसके कुछ हिस्से बाकी हैं। तो ये जो लड़का है जिसका मैंने नाम लिया सुशांत, जी। उनको वो ज़िम्मा दिया है कि एआई से वो कंप्लीट करे उसको। ओके। और उसको हम गुंजन की ही आवाज़ देने की कोशिश कर रहे वो हैं। आवाज़ वही आएगी गुंजन ओके, की, ओके। आवाज़ वही होगी लग क्योंकि ओरिजिनली बहुत कुछ गा रखा है। लगभग 70% वो गाना कंप्लीट है गाए हुए में। म्यूज़िक कुछ हिस्सा कंप्लीट है, बाकी वो लड़का तैयार कर रहा है। उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी छोटा बच्चा है, 17 साल का है वो बच्चा। तो मुझे उस लड़के में भी लगभग वही क्वालिटीज़ दिखी। तो मैंने उसको कहा कि तुम ये काम कर डालो। वो छोटा बच्चा है और प्लस सुजीत है ही हमारे पास। ये तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। तो ये भी ठीक-ठाक आपको पता ही होगा, ये तो काफ़ी अच्छा भी म्यूज़िक करते हैं। सुजीत का म्यूज़िक हमने सुना हुँ, है, ये दोनों लोग मिल कर के उसमें काम कर रहे हैं। काम लगे अब हुए हैं। चूँकि मैं ही नहीं हूँ यहाँ पर, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। चीज़ें लेट हो जाती हैं और जी, आपकी अपनी भी जी, ज़िम्मेदारियाँ जी। हैं जिनको आपको निभाना है। सर, जो आपके छोटे बेटे हैं सृजन, सृजन क्या कर रहे हैं और क्या सृजन गुंजन की जो लेगेसी है उसको बढ़ाने में कुछ काम कर रहे हैं या कोई और दूसरा रास्ता उन्होंने पकड़ा हुआ है? देखिए ऐसा है कि ये दोनों आपस में बहुत जुड़े हुए थे, गुंजन और सृजन। यहाँ तक कि एक कंडीशन आई बीच में, जब सृजन वहाँ से एमएससी कर रहे थे इस पूना यूनिवर्सिटी से, इसमें मास कम्युनिकेशन से। तो मैंने खुद कहा जब मास कॉम से यहाँ हो सकता है देहरादून में, इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है? तो गुंजन ने उस समय कहा कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप दूँगा इसको पैसा, ठीक। और सृजन मूल रूप से थिएटर आर्टिस्ट है। ओके। अभी अगर आप चाहेंगे तो मैंने बताया था आपको अभी जी, जी। कि इंस्टाग्राम पर काफ़ी ठीक-ठाक वो काम कर रहे हैं, सृजन डंगवाल के नाम से ही। दूसरा जो गुंजन के कामों को पूरा करने वाली बात है, उसमें मैं ही हल्का हो गया हूँ तो ज़ाहिर है उसको तो फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि घर में तनाव का कोई माहौल हो। इन एक्चुअल जब हम बार-बार किसी विषय पर बात करते हैं तो हाँ, घर में तो वही रोना-धोना। चीज़ें उठ कर के आती हैं, सही बात। मैं खुद भी इन चीज़ों से बहुत परेशान हूँ। मेरी सुबह रोने-धोने से स्टार्ट होती है क्योंकि माँ है तो होता ही मेरे है। पास माँ भी है और उसकी माँ भी है। सुबह 4 बजे गुंजन उसके ले जाता था जिम के लिए। तो 4 बजे मेरी पत्नी परेशान हो जाती है, कई बार उठ जाती है। वो दिक्कत है। तो अब बहुत ज़्यादा अगर मैं घर पर ये चीज़ें करूँगा तो या उससे डिस्टर्बेंस होगा, करवाऊँगा, इमोशनली। तो इमोशनली जी। हम लोग थोड़ा टूट चुके हैं। इसलिए लेकिन कोशिश है, थोड़ा समय लगेगा सँभलने में। बस हम लोग तो भूल नहीं पाएँगे कहीं कभी भी, ये तो चीज़। लेकिन हम मेरी कोशिश ये है कि उसको ज़िंदा रखेंगे उसकी आवाज़ को। यस, उनकी आवाज़ को जो जी, हमारे हाथ में है कम से कम वो काम जी, जी। किया जाए, वो उनकी आवाज़ को ज़िंदा लेगेसी को रखें। हमको ज़िंदा रखना है। जी, सर, गुंजन की जब हम बात करते हैं, हमने जब उनके गानों से उनको देखा है, थोड़े जॉली टाइप भी दिखते हैं, थोड़े से गंभीर भी दिखते हैं और उनका म्यूज़िक एकदम मॉडर्न है, मतलब ट्रांसफ्यूज़न वाला जो कॉन्सेप्ट लाया है, वो गुंजन ने यहाँ पर लाया है। तो निजी लाइफ़ में, निजी ज़िंदगी में मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं उनकी निजी ज़िंदगी में घुस रहा हूँ और आपको शायद इमोशनली उस चीज़ को मैं उभारने की कोशिश कर रहा हूँ। बट निजी लाइफ में गुंजन किस तरह के इंसान थे? बहुत जॉली थे, फ्रेंडली थे या आपसे डरते थे कि नहीं पापा बोलेंगे तो डाँट खाऊँगा, या उस तरह का माहौल कैसा था घर में गुंजन को लेकर के? देखिए मुझे लगता है गुंजन भावनात्मक रूप से थोड़ा कमज़ोर मतलब जैसे जो वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं ये जो आजकल के बच्चे जिनके अंदर मतलब प्रेम, प्यार, सद्भाव इस तरीके की भावनाएँ होती हैं, जो बहुत जल्दी बिगड़ भी सकते हैं, है ना? तो ज़ाहिर है एक बाप से तो बेटा छुपाता ही है, उसने काफ़ी कुछ चीज़ें मेरे से छुपाई होंगी। ये मैं नहीं कह सकता कि सारी चीज़ें मुझ तक पहुँची होंगी। लेकिन मेरे लिए तो सब कुछ था, मेरा तो सपना था ना, सही बात। क्योंकि मैं जो नहीं ब हर बाप की एक वो होती है कि भाई जो तू नहीं कर पाया, बेटा। वो तेरा बेटा करे और वो कर भी रहा था। हुँ। मैं इस बात का फ़क्र भी महसूस करता हूँ कभी कि मेरे पास जो दोनों 2 कंधे हालाँकि अब कंधा एक टूट चुका है, लेकिन जितना कुछ था, वो सँभाल रहा दोनों अपने-अपने फ़ील्ड में अच्छा काम कर रहे थे। अब फिर अचानक से कुछ ऐसी घटना ही हुई कि वो बदल गया सारा, सारी चीज़ें बदल गई। सारी चीज़ें बदल गई। सर, उसी घटना पे आना चाहूँगा मैं। मुझे खुद पता है क्योंकि हम गुंजन को सुन रहे थे और अचानक एक दिन खबर आती है कि चंडीगढ़ में एक हादसा होता है और उसमें गुंजन चले जाते हैं।
आपसे परिवार से पहले खबर जो है मीडिया में आ गई थी, यूट्यूब पे आ गया था, सोशल मीडिया पर आ गया था। तब उसके बाद आपकी तरफ से एक बयान आता है या आपकी तरफ से एक पोस्ट आई कि जो चीज़ पहले हमें पता चलनी चाहिए थी, वो दुनिया ने पहले ही बता दिया। थोड़ा माँ-बाप का सोचना चाहिए था। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, कई लोग बोलते हैं कि गुंजन को माफ़ कीजिएगा, लेकिन गुंजन को कोई बोलते हैं कि हार्ट अटैक आया था, कई कहते हैं कि उनका एक्सीडेंट हुआ। एग्ज़ैक्टली हुआ क्या था सर उस दिन? मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल उस समय गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। 11 बजे तक वहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग हो रही थी, 11 बजे रात तक। और इनको जाना था 4-5 लोगों को चंडीगढ़। धीरे-धीरे करके लोग हटते चले गए। तो मैंने मज़ाक में कह दिया, मैंने कहा मेरे को ही ले जा। उन्होंने कहा चल लो। मैंने कहा छोड़, मेरे बस की बात नहीं, तुम जाओ। लगभग 12 बजे के आसपास फिर गुंजन ने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा कैश दे दो। मैंने कहा यार कैश तो नहीं है भाई, तू मेरा एटीएम ले जा, क्योंकि वहाँ भी बिना कैश के काम चलता नहीं, ये रास्ते में कहीं निकाल लेना। 4 बजे चूँकि गाड़ी मेरे नाम थी, तो 4 बजे 4:10 पर मेरे पास मैसेज आता है, इन्होंने कोई टोल प्लाजा क्रॉस किया। जब टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद आगे 6 बजे हमें फ़ोन आता है कि आप यहाँ आ जाइए। हरियाणा पुलिस का फ़ोन आता है कि आप यहाँ आ जाओ। मैंने क्या बात हो गई कि न आ जाओ, तो मुझे लगा यार कहीं किसी कुछ पे झगड़ा हो गया होगा। चोट लग गई, किसी को क्या हो हुँ। गया। मैंने कहा क्या बात है, कैसा करना है, क्या करना है? कि नहीं नहीं बस आप आ जाओ, इतनी बात हुई। और मैं सीधे चल पड़ा यहाँ से। मेरे साथ कोई साथी था नहीं, फिर अचानक एक साथी मिले रास्ते में। मैंने कहा मुझे कोई, उन्होंने शायद पहले सुन लिया इन चीज़ों को, तो वो मिल गए और वो गाड़ी पर बैठ गए कि चलना शुरू कर दिया हमने। अब कुछ देर बाद उसमें पता चलता है, ये शायद मुझे लग रहा है दुनिया का सबसे गंदा तरीका मुझे ये लगा उस दिन भी। जब तक आप कंफर्म नहीं हैं, तब तक आप सोशल मीडिया पे कैसे डाल सकते हैं। और सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीज़ें डालने से पहले सोचना चाहिए आदमी को कि घर में सिर्फ वही व्यक्ति नहीं है जो चला गया, उसके जाने पर बहुत सारे लोग हैं। और हमेशा पुरुष हूँ मैं, तो पुरुष थोड़ा सा मजबूत स्थिति का, मानसिक दृढ़ मानसिक स्थिति का होता है। मुझे भी आधे रास्ते में पता चल गया, तब भी गाड़ी लेकर के मुझे ही जाना था। जब तक मतलब ये मैंने जीवन में एक ऐसा क्षण महसूस किया कि मैंने 2 बार नामकरण हुआ है गुंजन का। एक बार जब बचपन में नामकरण होता है, और दूसरे जब वहाँ पहचान कराई गई, वो भी नामकरण ही था, है ना? लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पे पहले ही डाल दिया, जबकि हरियाणा पुलिस को ये पता नहीं कि ये आदमी कौन है। ठीक, लोगों ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, जबकि डेथ सर्टिफिकेट भी कई दिनों के बाद मिलता है। और सोशल मीडिया पर डालने से पूर्व सभी को ये तो सोचना चाहिए भाई कि आप कर क्या रहे हो। उस घर में सिर्फ वही थोड़े इंसान है, उस घर में कुछ और लोग भी तो होंगे जिनके दिल कमज़ोर हो सकते हैं। कोई घटना हो जाती है मेरे घर पर, है ना? उसकी दादी थी, उसकी माँ है, कई ऐसे लोग हैं, आप क्यों कर रहे हो इस तरीके का व्यवहार? क्या मैंने कई बार सोशल मीडिया पे जैसे ही किसी के बारे में लोग डालते हैं, मुझे बड़ा ख़राब लगता है। आप थोड़ा देखिए ना, आप घरों में भी आपने देखा होगा कभी मृत्यु होती है ना, इंतज़ार करते हैं कि वो वहाँ से आएगा, ये वहाँ से आएगा, ये वहाँ से आएगा। उसके बाद होता है ना सब कुछ। उसको डायरेक्ट नहीं, डॉक्टर तक डायरेक्ट नहीं कहता। कहते हैं, सही। इनसे बढ़िया तो जो मैं तो विचलित हो गया हूँ इन चीज़ों से। इनसे बढ़िया तो पुलिस वाले थे जो कम से कम मेरे को बता तो नहीं रहे थे। वो सिर्फ यही कह रहे थे कि आ जाओ, ज़रूरी काम है, आ जाओ। उन्होंने ये तो नहीं कहा। यहाँ तो लोगों ने पहले ही ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। वो बहुत तोड़ गई है चीज़ें। ठीक है, मेरे घर का गया। कभी-कभी तो मन कर रहा है कि ये सोशल मीडिया वगैरह पर इन पर सीधे-सीधे लोगों को कहा जाए कि भाई तुमने क्यों, थोड़ा धैर्य किया जा सकता है इन धैर्य चीज़ों रखा में। जा सकता था, परिवार का सोचा जा सकता हाँ, था। बहुत चीज़ें हैं। आपको आकर के थोड़ी देर इंतज़ार करना था। हम तो सोच रहे हैं कि यहाँ घर में पता ना चले, हुँ। और वहाँ आप सोशल मीडिया पे तो कहीं से भी डाल रहे हैं आप। तो ये कहीं न कहीं दिक्कत की स्थितियाँ हैं, जो मुझे उस समय बहुत खराब लगी। जी। आज उसके बाद तो मैं सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होना मैंने बंद कर दिया। अभी अगर मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ तो इंस्टाग्राम, इसलिए क्योंकि बेटा कर रहा हूँ। बेटा कर रहा है, बस वहीं तक देख पाता हूँ।
उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैंने उसको बंद कर दिया इन सारी चीज़ों को देख। हम देखिए ऐसा है ना, किसी का अगर स्वप्न टूटता है जी। तो थोड़ी दिक्कत तो होती है। हम अभी उभरने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा फिर से निवेदन है सोशल मीडिया हैंडल करने वाले लोगों से कि आप वो न डालें, किसी की मौत की खबर यूं ही न डाल दें। हुँ। ऐसा पहले कई बार हो चुका है, चाहे नैन्सी सिंह नेगी अभी जी के मामले घनानंद में जी हो, के बारे में हुआ, घनानंद जी की डेथ बाद में हुई लेकिन पहले ही सोशल मीडिया में आ गया सोशल था। मीडिया में पहले आ गया। नहीं, नैन्सी सिंह नेगी जी को भी मार जब दिया हार्ट था अटैक इन्होंने, उनको आया तो फिर उस गजेंद्र राणा को मार दिया था, है ना? तो थोड़ा सा इंतजार करें। यूं ही किसी ने ऐसे ही बोल दिया और आपने वो सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो ये कहीं औचित्यपूर्ण नहीं है। हुँ। आपको सोचना चाहिए कि कितना आपको सोशल मीडिया पर कितना डालना है। अब एक आदमी टूट रहा है, आप उसको दूसरे तरीके से डाल रहे हैं। हुँ। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो उसमें भी डाल रखा है। अब तो ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि लोग वहाँ उसका उसका फोटो तक, उसका तक वीडियो बना दे रहे हैं जहाँ जला रहे हैं उसको। अरे वाह! ये बहुत खराब स्थितियां हैं, ऐसा ना हो, है ना? कितना बीतती होगी जिसे घर का सदस्य सदस्य जाता है। हम्म? और कल ये कंडीशन किसी के ऊपर भी आ सकती है। हुँ। वो सिर्फ मैं नहीं, हम नहीं, कोई और भी हो सकता है। थोड़ा इन चीज़ों से बचें सभी लोग। और रही बात वो घटना, तो चलो अब हम तो ये लेके चल रहे हैं कि जितना हमारे पास रहना था उसे रह गया। रह गया। ठीक, हमको भी काफ़ी ऊंचाइयां दे गया। मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड तो है नहीं, मैं सीधे सीधे शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। ये बैकग्राउंड तो था नहीं सांस्कृतिक वाला। सही बात। लेकिन यहाँ भी इन लोगों के कारण मेरी जान पहचान हुई, लोगों से मैं परिचित हुआ, तो काफ़ी कुछ ये है कि जो कुछ दिया है उसको भी कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ा सकें। बढ़ा सके। बस यही है भाई कि किसी के साथ में फिर से अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसको सीधे सीधे उसमें डंडा लगे। थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है लोगों को कि भाई अब घर का जवान बेटा गया है तो उन पर क्या बीत रही होगी वो सोचने की ज़रूरत है। सर जब क्योंकि हम भी मीडिया में काम करते हैं और जब गुंजन की वो खबर आई तो कई कयास लगाए जा रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ है, कई बोल रहे हैं कि उनको हार्ट अटैक आया। तो सर एग्ज़ैक्टली हुआ क्या था वहाँ पे कि कैसे गुंजन इस फेट पे मैं पहुँचे? और जो मुझे पुलिस वालों ने बताया, उनका कहना था कि ये बिल्कुल आरामदायक मुद्रा में बैठे हुए थे श्रीमान जी, गाड़ी के शीशे बंद थे। तो संभावनाएं बहुत कुछ हो सकती हैं, लेकिन जो हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, हमने पूरी ही जांच करवाई ना उसमें। जी, जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें न तो हार्ट फेल है, हार्ट पंचर भी नहीं हुआ, ठीक, और न ही जो विसरा रिपोर्ट है, ना ही उसमें कुछ खाने के कारण कुछ हुआ। तो ये तो कुछ दैवीय प्रकोप ही मैं समझ सकता हूँ कि कुछ ऐसा हुआ। यस। तो ऐसा तो कुछ नहीं, हाँ जस्ट जो मेरे को थोड़ा लगता है, एक संदेश के तौर पर ले लीजिए कि जब आप कार चलाते हैं ना, तो कार में सुविधा के लिए आप क्या लगा देते हैं, एक गोला टाइप का लगाते हैं, जिससे जो है आपको पूरा स्टीयरिंग नहीं पकड़ना पड़ता, वो ओके। गोला पकड़ना पड़ता है। उसकी उसका निशान यहाँ पर कुछ बना हुआ था, बस इतना ही था उसमें, और कुछ नहीं। पेट पर लगा हुआ पेट था पर उनके। जरा सा बना हुआ था लाल निशान से, जी। इतना कुछ था। सर जो जीवन बदला है गुंजन के जाने के बाद क्योंकि गन्नानंद जी की जब गए और हमेशा ये बात हमारे उत्तराखंड में कही जाती है कि जब कोई लोक कलाकार जाता है तो लोक कलाकार के साथ उसकी सरकारों की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से हो या जो खुद लोक कलाकार हैं उनकी तरफ से वो संवेदनाएं नज़र नहीं आती। हमारे चंद्र सिंह राय जी बीमार रहे, हमारी मंगला रावत जी बीमार रही, लोगों को पता तक नहीं चला। तो सर गुंजन के जाने के बाद क्या किसी तरह का सपोर्ट सिस्टम कलाकारों की तरफ से, सरकार की तरफ से या लोगों की तरफ से आपकी तरफ किसी ने हाथ बढ़ाया कि यार चलो हम हैं आपके साथ खड़े और हम आगे देखेंगे इन चीज़ों को, गुंजन का म्यूज़िक हम आगे बढ़ाएँगे या गुंजन की जो कमी है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, कभी ऐसा कुछ? देखिए, इस मामले में मैं कुछ लोगों का तो दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तो मुझे लगता है कि उस समय पर एक रंजीत हैं, वो मेरे साथ खड़े हो गए थे। पंवार जी और रंजीत, सुमंत पंवार और रंजीत मेरे साथ खड़े थे इस फील्ड के लिए। देखिए, जब आपके घर से कोई कम निकलता है तो उसके बाद तो तांता लग जाता है लोगों का, ठीक। लेकिन एक्चुअल में होना क्या है
किस तरीके से उस काम को आगे चलना है, क्योंकि जो चला गया उसके अधूरे कार्य भी हैं और हमारी स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी, आप भी समझ सकते हैं। तो उस समय रंजीत और अपने पंवार जी ने सजेस्ट किया कि अश्वजीत से आप बात, अश्वजीत आएगा मिलने के लिए। मैंने कोई बात नहीं की, अश्वजीत वहाँ बैठा। अश्वजीत के साथ में एक बालक और है, नाम मैं बार-बार मिस कर जाता हूँ इसका, काफ़ी अच्छे सिंगर हैं। अंजलि के बड़े भाई का नाम क्या है मुझे नहीं, अंजलि खरे की आप बात कर रहे हैं? अंजलि खरे के कि बड़े भाई बड़े भाई अमित का खरे, नाम अमित खरे। अमित खरे जी। तो अमित और ये दोनों खड़े रहे, बहुत लंबे समय तक खड़े रहे। रोहन भारद्वाज ने भी कहा कि मैं सपोर्ट करूँगा, लेकिन स्पेशली अमित खरे और ये रंजीत, ये जो 2 लोग हैं, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और उसके लिए रंजीत हैं या पंवार जी हैं, उसके लिए उन्होंने ही उनको वो किया था। और काफ़ी कुछ अमित खरे और रंजीत तो आज भी खड़े ही हैं। वो लगे हुए हैं तब से। अब वो मेरे हम पे कमी हो सकती है कि हम उस चीज़ को एकदम से प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ में। वो मतलब हमारे स्तर की कमी रह गई है। वो तो अपनी तरफ से हर समय कोई भी काम हो, किसी भी तरीके का हो, वो लोग हर समय तैयार हैं। तो मैं इसका मतलब हृदय से लगता है कि कौन साथ है, कौन नहीं। क्योंकि कुछ गुंजन के बहुत करीबी लोग भी थे, वो तो उसके बाद बिल्कुल गायब हो गए। जिन लोगों के लिए उसने घर तक छोड़ने की कोशिश की, तो ऐसे लोग ही गायब हो गए। उसने सोचा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि घर में कोई दिक्कत हो, तो उसने इसलिए अपना स्टूडियो भी दूसरी जगह शिफ्ट किया। कई ऐसी चीज़ें हुई। फिर वापस जब स्टूडियो बनाया तो वहाँ पर भी प्रत्येक को सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग फिर दोबारा नहीं दिखाई दिए। और रही बात शासन प्रशासन की, तो देखिए ऐसा है, उसका दिया हुआ मेरे पास ही है, मेरे पास एक अच्छी जॉब है। तो मुझे वहाँ से किसी से कुछ नहीं लेना था। और लोक कलाकारों की जहाँ तक आप बात करते हैं, लोक कलाकार बहुत गरीब है ना? हमारी कोशिश तो ये है कि मैं गुंजन के नाम पर ही कुछ लोगों को सपोर्ट कर सकूँ, तो यही। क्योंकि कहाँ, अगर आप देखें इस फील्ड में पैसा बहुत कम है, और अभी भी नगण्य मिलता है सर यहाँ पर। बहुत कम अगर पैसा आप दिया जाता है। दूसरी भोजपुरी इंडस्ट्री से आप कंपेयर कर लीजिए, दूसरी जगहों से कर लीजिए, तो उत्तराखंड में बहुत ना के बराबर पैसा मिलता है आपको। आप ऐसा नहीं कह सकते कभी भी कि इस आदमी ने हुँ, इस काम को करके ये पूरा घर बना दिया, ये मकान बना दिया। ऐसे बहुत कम छिटपुट 2-4 लोग मिल होंगे। जाएँगे, सही बात है सर, ये और बात। पहाड़ में कलाकार तो अथाह है। इसलिए कह नहीं सकते कि, मुझे तो लगता है कि कलाकार गरीब है, तो उसके लिए तो हमें सबको मिल करके कुछ ना कुछ करना चाहिए। काम करना चाहिए। सर इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि लोक कलाकारों की जब हम बात करते हैं, एक गुंजन का जो म्यूज़िक था वो मॉडर्न फ्यूजन था, उसमें यूथ को जोड़ने का एक जज्बा था और उसमें फोक भी आ जाता था। उन्होंने बेड़ा गीत भी गाए हैं, बेड़ा गीत पे भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने अपने लोक से गाने उठा करके उनको एक नया रूप देने की कोशिश की है ताकि वो नई पीढ़ी तक पहुँचे। पर सर एक दिक्कत जो अब हो रही है लोक कलाकारों के साथ, क्योंकि आप भी उस फील्ड से नहीं आते, मैं भी उस फील्ड से नहीं आते, लेकिन आपको थोड़ी बहुत समझ उस चीज़ की है कि कुछ भी गा ले रहे हैं। आपको गाने का शौक है, आपकी जेब में 20-30 हज़ार रुपए पड़े हुए हैं और आप जाते हैं, आप स्टूडियो में रिकॉर्ड करके आ जाते हैं और उसमें आपने कुछ धुन डाली और आपका गाना रेडी हो गया। तो क्या सर इन चीज़ों को करके हमारा लोक आगे बढ़ेगा? क्योंकि गुंजन डंगवाल, नरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम बर्तमान जैसी लेगेसी छोड़ के गए हैं। अगर आप यूथ में भी कुछ करना चाहते हैं तो गुंजन की तरह आप म्यूज़िक बना सकते हैं। लेकिन उसको और उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कि बस डीजे पे बजना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए। तो क्या सर ये संस्कृति, ये लोक सही दिशा में जा रहा है या इसको हमें थोड़ा-सा बदलने की ज़रूरत है? अच्छा, मैं थोड़ा-सा इस विषय में थोड़ा गंभीर ये लगता तो है। एक तो हो क्या रहा कि यहाँ जितने भी लोग गाने के लिए आते हैं, वो सबसे पहले तो लोक का मतलब नहीं समझते हैं। लोक भाषा है क्या? इस चीज़ को समझने की भी आवश्यकता है। आम जनमानस की भाषा को भी आप लोक भाषा नहीं कह सकते हैं। लोक भाषा थी एक विशेष तबके की वो भाषा, जिनसे उनकी ज़रूरतें पूरी होती थी। लोक भाषा इसीलिए। अब हिंदी के शब्दों को मिला करके या अंग्रेजी के शब्दों को मिला करके अगर लोकगीत कहा जाए, तो वो भी कोई एक अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा, लोक गीतों के अंदर रिदम होना एक अलग वो है कि कैसे ढोलक बजेगी, क्या बजेगा, थोड़ा बहुत उसमें हारमोनियम या जो भी और इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कैसे होंगे।
और रही बात जो नए लोग आ रहे हैं और कुछ भी गा के चले जा रहे हैं, उनको दरअसल हमारे जो यहाँ म्यूजिशियन बैठते हैं ना, यहाँ तक अश्वजीत हैं यहाँ पर, जी। हमारे पास अश्वजीत के पास भी, मेरे पास भी कई बार कई ऐसे लोग आ जाते हैं कि हम इतना पैसा देंगे, हमको ये म्यूजिक चाहिए, ऐसा वाला चाहिए, तो हम तो भगा देते हैं या शब्दों को सही करवाते हैं। ऐसी भी कंडीशन आती है यहाँ पर कोई गायक आ जाता है तो अश्वजीत मुझे फ़ोन करके कहता है कि ये शब्द सही है, ये गलत है, ठीक, लेकिन कोई बात नहीं, एक नया शब्द तो जुड़ जाएगा। लोक भाषा तो भाई आंचलिक भाषा और जो मतलब लोक भाषा और एक परफेक्ट भाषा में यही एक अंतर है, वो व्याकरण से बंधी हुई है, आप उसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते, और लोक भाषा में आप नए नए शब्द रोजाना गढ़ सकते हैं, तो नए नए शब्द आ जाएंगे, ठीक है। मैं इस बात को भी मानता हूँ कि हाँ वो थोड़ा रिदम वाला हो तो सोचना पड़ेगा भाई। अब चूंकि हमारा जीवन ही ऐसा हो गया है कि हम बहुत ज़्यादा देर तक एक जगह पर टिक करके काम नहीं कर सकते, तो जाहिर है लोग बहुत लंबे लंबे गीतों को तो सुनेंगे नहीं आप। और अगर आप बात करेंगे कि मैटर कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, तो बहुत कम शब्दों में मैटर पहुंचाना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें कोई ग्लैमर हो, और ग्लैमर के तौर पर लोग यहाँ रिदम को यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पता है कि मतलब जब रिदम अच्छी होगी तो जाहिर आदमी थिरकेगा, जब थिरकेगा तभी तो सुनेगा, एक कंडीशन है। अब गाड़ियों पर ही सुनाई देते हैं गाने या फिर शादी के पंडाल में ही सुनाई देते हैं। वो जमाना लग गया जब एक टेप रिकॉर्डर पर लोग लगता था और सारा लोग बैठ करके सुनते थे, तो अब तो ऐसा है नहीं, ये गाड़ी पे होगा या मोबाइल पर होगा, ठीक। तो जो अच्छी चीज़ है वो भी चल रही है, और जो ये लोग नए बच्चे जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वो गलत नहीं कर रहे, वो अपनी तरफ से तो बढ़ावा दे ही रहे हैं। तो अगर नए बच्चे कुछ कोशिश कर रहे हैं तो करने दीजिए उनको कोशिश, क्योंकि उस बहाने कुछ शब्द तो जीवित रहेंगे, जीवित रहेंगे। कुछ नए शब्द आएंगे, कुछ जीवित रहेंगे, जीवित यही। रहेंगे। एकदम सही कहा सर आपने। ये एक नया नज़रिया निकल कर आता है कि किस तरीके से आप जो है लोक को बढ़ावा दे सकते हैं। सिर्फ़ बुराइयाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो अच्छाई आ रही है उनको भी हम अडॉप्ट करें। सर आखिरी 2-3 सवाल मैं आपसे रखना चाहूँगा कि जब क्योंकि हम लोक भाषा की बात कर रहे हैं और आप खुद लिरिक राइटर रहे हैं, गुंजन के कई गाने आपने लिखे हैं। पहले तो मैं जानना चाहूँगा सर गुंजन के लिए कौन-कौन से गाने आपने लिखे हैं जो हमारी ऑडियंस सुन सके? और दूसरा ये है कि क्या लिरिक राइटिंग की प्रोसेस जो है अभी भी चल रही है कि रुकी हुई है? देखिए, मैं मूल रूप से तो हूँ नहीं रचयिता किसी भी उसका, मैंने सिर्फ सुधार का काम किया था कि यार इसको ऐसा किया जा सकता है। हाँ, कुछ गीत लिखे ज़रूर हैं, और लिखे भी तब हैं कि जब वो धुन पहले मेरे को भेज देता कि इस धुन पर लिखना है, तो तब उनको लिखा जाता था। और लिखने में मैं बताऊँ आपको तो मैं इतना अच्छा लेखक नहीं हूँ। मैं तो 3-4 किताबें उठाई और बड़ा कुछ शब्द वहाँ से निकाले, कुछ वहाँ प्रेरणा से है निकाले, एक कुछ वहाँ से निकाले, और उनको बिल्कुल चूँकि यार वो चाहिए, राइम में चाहिए, तो उसको राइम में सेट कर दिया और एक अच्छा अर्थ बना दिया उनका। कोशिश की कि अच्छे अर्थ हों, और नहीं भी हैं तो लोक भाषा में तो कोई हर चीज़ अच्छाई के लिए ही थोड़े बनी है। एक कई बार लोगों ने मेरे से सवाल किया कि नंदू मामा की साली, वो तो मामा की साली है। मैंने कहा यार मेरे गाँव में तो ऐसे ही गाते हैं। सही बात है। आप लोक में अगर ऐसे ही है। लोक में ऐसा ही है, सही बात। तो उससे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने की क्या ज़रूरत है? तो उसको आप ऐसा भी तो समझ सकते हैं कि नंदू मामा किसी का नाम होगा। मतलब क्यों उसको मामा की मामा साली ही से मामा से जोड़ वेरी ट्रू, वेरी हैं? ट्रू। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं कि लोक से ज़्यादा छेड़छाड़, लोक भाषा छेड़छाड़ अच्छी नहीं है। नए शब्द आप उसमें गढ़ सकते हैं, नए शब्द जोड़ सकते हैं। तो मेरा बहुत अच्छे, तो मैंने बहुत कुछ गीत नहीं लिखे हैं, लेकिन अब दोबारा अगर मुझे लग रहा है बहुत पुराने गीत होंगे। नए गीतों में मैंने उसने जो एक आध लाइन लिख के दे दी होगी वो मैंने लिख दी, ठीक। बाकी तो कुछ लाइनें श्रीमान जी अपने आप ही ले आते थे मेरे पास कि अच्छा, ये मैंने इतना लिख लिख दिया, अब दिए, इसको आगे आप पूरा देख आगे लो। करो। अब मुझे भी लिखने में कम से कम 15 से 20 दिन लगते थे एक गाने को, जो भी है। तो फिर उनके साथ में प्रदीप लिंगवान जुड़े, ये जो खुशी रेडियो वाले थे, जी, जी। तो तब लिरिक राइटर वही बन गए, है ना। अब वही है, बहुत अच्छा
मतलब मेरा उसमें वो नहीं है, तो मैं इतने ध्यान भी नहीं है कि कौन सा गाना मैंने क्या उसमें लिखा लिखा। हुआ है मैंने? नहीं, नहीं सर, लेकिन उनका क्योंकि मैं आपके नाम क्रेडिट्स में देखता था तो इसलिए मुझे आइडिया था कि आप लिखते थे उनके लिए। सर कई वीडियोज़ में जो शूट हुई हैं गुंजन के साथ, बेड़ा गीत वाली हो या कोई दूसरी वाली हो, उसमें मैंने आपको भी देखा है, कभी अभिनय करते हुए देखा है, कभी आपको फ़िल्म में चाहे वो साइड रोल ही हो आपका, लेकिन वो रहा है। तो सर जब शूट पे आप लोग जाते थे तो किस तरह का माहौल होता था? किस तरह आप, क्योंकि एक टीचर है वो एक्टर बनने जा रहा है वहाँ पे, तो कैसे वो ट्रांज़िशन होता था? और गुंजन के साथ कैसी दोस्ती, मतलब एक होता है कि एक स्ट्रिक्ट बाप होता है, डरा हुआ बेटा होता है, और एक होता है कि फ्रेंडली बाप होता है और बेटा, अरे पापा जी ऐसे कर लीजिए, पापा जी ऐसा कर लीजिए। तो कैसा माहौल वहाँ पर रहता था? मतलब जब वो होता था तो कोई भी रोल करना हो तो 2-3 लोग हर समय साथ में रहते थे, ओके, ठीक? कहीं गलती हो गई, क्योंकि हम मैं अभिनेता भी नहीं हूँ, सही बात है। तो ज़ाहिर है कोई न कोई एक अरुण फरासी हैं, अरुण फरासी, यस। वो अक्सर साथ में रह जाता जी, था। जी। अगर वो भी नहीं करवा पाया तब फिर गुंजन की बारी आती है कि ऐसा करो, अच्छा, ठीक? जैसे एक गाना तो बाकायदा सिर्फ़ इसीलिए बनाया गया कि उसमें मेरे को हीरो रहना था। ओके। वो पड़ा हुआ है, उसमें यूट्यूब में ही है, शायद 2018 में। जी, तब वो छोटे-छोटे ही थे दोनों, तो इन्होंने कहा कि ना, उसका हीरो आप ही बनेंगे और आगे देखते हैं। तो चलो भाई ठीक है, मैंने मैं बन जाऊँगा, तो उसमें भी कई लोगों ने अपना योगदान दिया। एक तो अभी पुलिस में ही है, यहाँ पर ऋषिकेश में है वो, जी। उन्होंने भी गा दिया बीच में, मैंने भी गा दिया और फिर हीरो बनने के लिए मैं भी चला गया। तो वो मतलब वैसा माहौल रहा, ऐसा कभी ये नहीं रहा कि मैं अपनी बात उससे शेयर ना कर पाऊँ या वो अपनी बात मेरे से शेयर ना कर पाए। सारी बात क्योंकि मेरे पास ड्राइवर वही था, या मैं उसका ड्राइवर था या वो मेरा ड्राइवर था, तो आपस में बात तो करनी ही करनी पड़ेगी ना, यस, तो सही हम बात। ज़्यादा दूरी बना के नहीं रख नहीं, सकते। वो बहुत अच्छा भी था और इसीलिए शायद आप लोग काफ़ी काम आप लोगों का साथ में है। तो ये अच्छी बात है सर। सर आखिरी 1-2 सवाल, गुंजन डंगवाल की लेगेसी को म्यूज़िक के थ्रू तो आप आगे बढ़ा ही रहे हैं। क्या उसके साथ कुछ, जिस तरह से आजकल स्मारिका निकलती हैं या फिर फाउंडेशंस बनती हैं, क्या उस दिशा में भी आप कुछ सोच रहे हैं या फिर उनके म्यूज़िक पे ही पूरा फ़ोकस करना चाह रहे हैं? देखिए ऐसा है, अ, इस प्रकार का कोई फाउंडेशन बनाने का मेरा वो नहीं है, क्योंकि उसको बना करके शायद न मैं भूल पाऊँगा, न कोई वह भूलने वाली चीज़ तो है नहीं, लेकिन हर समय प्रॉब्लम में रहे। तो हम क्या, 4 सितंबर जन्मदिन आता है गुंजन का, जी, उस दिन हम चुपके-चुपके किसी को कुछ न कुछ सामान दे देते हैं। सामान मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स दे देते हैं। जो भी इस फ़ील्ड का व्यक्ति है, आप भी सजेस्ट करेंगे जी। तो आपके थ्रू ही, लेकिन उसकी बस कुछ वो होती हैं कि भाई उसके पास वो चीज़ होनी नहीं चाहिए और उसको यूज़ करना जानता हो। जानता हूँ, सही बात है, सही चाहे बात। वो हारमोनियम देने की बात है, चाहे गिटार देने की बात है, चाहे वो वैसा इंस्ट्रूमेंट देने की बात है, सिंथेसाइज़र देने की बात है। तो ऐसा हम लोग कर रहे हैं, जी, ठीक? क्योंकि उसकी दादी की तरफ से देना होता है, ठीक? फिर वो दिन कम से कम पहली मेरा वो दिन था जब मैंने अपने आप को बाप महसूस किया। 4 सितंबर को मेरे को लगा कि मैं भी अब एक पीढ़ी पीछे चला गया हूँ उसके जन्मदिन पर। तो नेचुरली उस दिन तो कुछ ना कुछ उसकी तरफ से दिया जाता है। किया जाए। बस बाकी अब फाउंडेशन बना कर के भी बहुत कुछ पता चला, वो फाउंडेशन चली ही नहीं। हम उसे आगे बना के बरकरार नहीं रख पाए, उम्र भी हमारी बढ़ रही है। ऐसा भी नहीं है ना कि अगर हम छोटे, सही बात है सर। फिर ये काफ़ी ऐसी दिक्कतें होती हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि जब तक दम है तब तक करेंगे, जब दम नहीं होगा तो क्या, इस बहुत अच्छा है कि जैसे यहाँ पर काम चल रहा है, अश्वजीत काम कर रहे हैं स्टूडियो में बैठ कर के, क्या पता इसी में कुछ दिन अभी एक गाना तैयार होना है, जी, तो शायद अप्रैल में मेरे पास छुट्टियाँ होंगी, तो मैं वो बालक को अश्वजीत के साथ एक, मैंने बताया आपको सुशांत मोहन जी, एक लड़का है, उसको मतलब जस्ट वो भी अचानक मिल गया हमको। वो कहीं बात चल रही थी तो वो किसी से कह रहा था कि मैं तो गुंजन को देवता मानता हूँ, ये मानता हूँ, मैं मिल नहीं पाया, ये नहीं आया। वो किसी ने सुन ली, वो बात मुझ तक पहुँचाई। फिर हमने ढूँढा उस बच्चे को, तो देखा कि वास्तव में वो भी उसी फ़ील्ड का आदमी निकल रहा है और उसी तरीके का आदमी निकल रहा है। काम उसके पास भी लैपटॉप ही है, लैपटॉप से ही काम कर रहा था, लैपटॉप से रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो मुझे लगा यार वही चीज़ है, क्यों ना इसके साथ काम किया जाए। ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया ऐसे जाए। तो उसके साथ काम करेंगे, बहुत बढ़िया जहाँ तक सर। है। अब उसकी इच्छा होगी तो करेगा, नहीं होगी तो फिर
वो उसका कॉल है, वो लेकिन उस आप अपनी तरफ से मैं अपनी पूरी तरफ से कोशिश कर रहे चाहता हूँ कि उसके साथ में काम किया जाए और उसने किया भी है। जस्ट अभी कोई एक प्रोजेक्ट आया था, जिन्होंने कहा कि हमें गुंजन की ही आवाज़ चाहिए, तो वो तैयार करके उसने दी। अ, मौका लगेगा तो मैं आपको सुनाऊँगा, वो चुनाव का प्रचार गीत है किसी का। तो उन्होंने ये कहा कि हमें गुंजन ने गाया था 2017-18 में, तो वो आवाज़ हमको रिपीट चाहिए इस समय। मैंने कहा हो जाएगा, फिर उसको बुलाया तो उसने कर दिया। तो अगर ऐसा हो सकता है तो हम कोशिश करेंगे कि कोशिश उस चीज़ में करेंगे। चले। नहीं, बहुत बढ़िया है सर, उस चीज़ होनी भी चाहिए। सर गुंजन के काम को लेकर के, क्योंकि मैं तो एक श्रोता हूँ, मैंने उनके गानों को सुना है और हमें उनके सुरों की उतनी समझ नहीं है। हमें तो सिर्फ़ शब्द सुनाई देते हैं, म्यूज़िक सुनाई देता है। जी। लेकिन जो गायक हैं जैसे नेगी हैं, प्रीतम हैं और दूसरे हैं, गुंजन के काम को लेकर के किसी ने आपके सामने उसके फीडबैक दिया हो गुंजन को कि बहुत अच्छा कर रहा है या बहुत ख़राब कर रहा है? किस तरह के फीडबैक मिलते थे गुंजन को उनके काम को लेकर के? देखिए यहाँ मुझे लगता है कि हमारे जो पहाड़ की प्रवृत्ति है ना, थोड़ा कोमल है। हुँ, तो ऐसा कोई नहीं कहेगा आपको कि ये गलत कर रहा है। सही बात। चाहे आप गलत भी कर रहे हैं, तब हाँ। भी नहीं कह सकता कोई। हुँ, तो हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियाँ रही हों। तो लेकिन उसके लिए सिर्फ़ 2 लोग जिनका नाम मैं पहले भी ले चुका हूँ। जी। कोई भी गाना अगर बाहर आता था तो 2 लोगों के फ़ोन मेरे पास सबसे पहले आ जाते हैं। पंवार जी का, सुमंत पंवार वो जो उसके जी, गुरुजी हैं, और रंजीत जी आप जो और बोल रहे हैं। रंजीत। यार इसने यहाँ पर ये गड़बड़ी कर दी या इसने ये कर दिया। मतलब गुंजन तक बात तुम पहुँचा दो। तो मैं बोलता हुँ, तुम खुद ही कह दो कि ना, ना वो हमारी नहीं सुनता। चलो भाई मैं कह दूँगा। फिर मैंने कहा कि मेरी भी नहीं सुनता। क्योंकि हम थोड़ा-सा उस परिधि से वो हमारा लेवल नहीं था। नहीं था, सही बात है। एक्चुअल हम आज भी उसी लेवल के हैं कि हमें उन गीतों के अलावा कुछ नहीं आता जो पुराने हमने सुने हैं। सही बात उन्हीं है। को हारमोनियम में बजा सकते हैं। सही बात। और जो नई पीढ़ी है, इनको ये अपने आप में ना वो आपने जो हिंदी का देखा होगा टच, हमारी दिक्कत क्या है हम सर्वश्रेष्ठ गायक उसको समझ लेते हैं जो खुद लिखता है और खुद गाता है और खुद धुनें बना लेता है। ठीक? भाई वो काबिलियत नेगी जी के पास हो सकती है, वो उनके पास हो सकती है, बर्तमान जी के पास, लेकिन हर किसी के पास क्यों? सही बात इन एक्चुअल गायक अलग चीज़ है, संगीतकार अलग चीज़ है और है। यस। लिरिक राइटर अलग चीज़ है। अब बॉलीवुड में यही होता है सर, हाँ, बॉलीवुड में। हिंदी फिल्मों में आप देखते हो सब यही होता है। वहाँ असली सुरों की पहचान होगी, गायक कौन अच्छा है उसकी पहचान वहाँ पर होगी, म्यूजिक किसका अच्छा है उसकी पहचान अलग होगी और कौन लिरिक्स अच्छे लिखता है उसकी पहचान। अब हम तो सब समाहित कर रहे हैं ना, और जब हम समाहित कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर समझ लो कि आप किसी को बुरा किसी में नहीं, निखर करके नहीं आओगे ना आप फिर। मैंने बुरा भी नहीं कह सकते, निखर के क्यों नहीं। अब नेगी जी को आप तो भाई देवता स्वरूप माना जाता कुछ लोगों को अगर छोड़ है। दें, अपवाद तो हो अब सकते हैं सर। ये है कि वो निखरना जो है, वो जो एक निखार आता है, आप एक चीज़ में बेस्ट नहीं हो पाते, फिर आप तीनों को में बेस्ट होना पड़ता है आपको। तो वो एक एक नाम मैं दिक्कत मिस कर रहती रहा है। था जिन्होंने काफी सपोर्ट किया, ये तू का ही ना आई थी रे के गायक ओम बदानी जी। ओम मदानी, वो जी, भी जी, जी। काफी सपोर्टिव रहे हैं उस दौरान। ओम बदानी जी लोक भाषा पे काफ़ी उनका काम है वो काफी उनका। अच्छे हैं। जी। वो भी शिक्षक हैं, फिजिक्स के ही लेक्चरर हैं वैसे। अच्छा, हाँ जी। और हरिद्वार में ही है, मेरी खुशी मेरे लिए अच्छी बात है कि जब मैं चूंकि नज़दीक है तो हरिद्वार में हूँ, मिलना-जुलना हो जाता है। मिलना जुलना तो नहीं होता, हरिद्वार अच्छा, काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन मैं भी हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में ही हूँ तो जाहिर है वो भी काफी अच्छे वो रहे हैं, उन्होंने काफी काम किया है। और जो आप एक सवाल कर रहे थे कि प्रशासन की ओर से क्या हुआ, किसकी ओर से क्या हुआ, वो शायद शासन प्रशासन से तो इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन गिरीश बडोनी हैं, अगर आपने कभी जी, नाम सुना हुआ है सर उनका। वो भी शिक्षक हैं, ओके। उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया। मतलब गुंजन के ऊपर कहूँ या मेरे ऊपर कहूँ, सपोर्ट सिस्टम में वो खड़े रहे। खड़े रहे। एकदम सही कहा सर आपने। हम गुंजन को हमने कोशिश की जानने की, समझने की, उनके आपके थ्रू हमने उनका इंटरव्यू करने की कोशिश की है सर। सर आखिरी सवाल, गुंजन के संगीत की हम बात करें, नए लोक कलाकारों की हम बात करें, जो चीज़ें सोशल मीडिया पर होती हैं, जिस तरीके से हमारा उत्तराखंड का संगीत बढ़ रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से काम होना चाहिए? और क्या क्या किया जा सकता है कि जैसे गुंजन अपने संगीत को लेकर के पैशनेट थे, अपना काम कर रहे थे और नई-नई चीज़ें ट्राई कर रहे थे। क्या उ उस तरह की क्या चीज़ें हम कर सकते हैं कि हमारे संगीत में नई-नई चीज़ें होती रहें? देखिए भाई, मेरा तो इसमें सीधा-सीधा सा एक मानना है
कि लिरिक्स अपनी जगह है, उनको अगर किनारे कर दिया जाए लिरिक्स को, तो संगीत की कोई भाषा नहीं होती। एक सज्जन है, मेरे मित्र हैं, वो कह रहे थे कि जो ये नेगी जी हैं या कोई भी, नेगी जी के बारे में बोल रहे थे कि उन्होंने वो कभी ना गाते शरारा शरारा, एक सेंटेंस था उनका। मैं देखो भाई, सब समय की बात है, गाते तो शायद लोग बोलते हैं पूरे क्या विश्व में पहचान बन। गाया। सही बात। ऐसा है ना, संगीत को अगर भाषा, संगीत की के बोल को छोड़ दिया जाए, जो गा रहा है आदमी, तो रिद्म की अपनी भाषा है ना, म्यूजिक की अपनी लैंग्वेज है, और उसको सुनने वाले हर भाषा के लोग हैं। लोक में तो जो आपने लिखा है, नेगी जी बहुत अच्छा लिखते हैं, तो मैं मानता हूँ उनका, उनके तो सभी लोग फैन हैं, वो बहुत अच्छा लिख लेते हैं। लेकिन जहाँ बात उसकी आ जाती है जब म्यूजिक की, तो तब चाहे तुमने शरारा, कौन सा गाना हो मेरे को याद, गुलाबी शरारा। गुलाबी शरारा, जी जी। ठीक, वो तो पूरे विश्व पटल पर छा गया। एक्चुअली यस। मुझे लग रहा है हिंदी गानों से भी उसके ऊपर ऊपर गया है रेटिंग सर, है वो काफी है ना? वायरल रहा वो। तो देखिए, जो भी बनाना है, कोई ज़रूरत नहीं है कि उसमें आपको सिर्फ यही डालना है कि मैं, मतलब सब सिर्फ अच्छा ही डालना है। वो बहुत अच्छा जिस सिंगर ने गाया है, इंदिरा आर्य शायद उनका जी, नाम इंदिरा है। आर्य नहीं सर। तो वो तो देखिए, आज कहीं भी जाएंगे, मतलब भारत में रहेंगे तो भारत में, और विदेशों में जाएंगे, दक्षिण दक्षिण अफ्रीका में तक लोग नाम जानते हैं ना उसपे। ठीक, सिर्फ एक छोटी सी कम्युनिटी के बीच में बैठ करके रहना भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर अपनी भाषा को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए हमको निकलना होगा, नए निकलना प्रयोग करने होगा, होंगे। और उसके लिए हम अपनी भाषा में रिदम को तो लेके ही चलेंगे। इसलिए आप रिदम पर और म्यूजिक पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना होगा। यही एक वो है। चीज़ें हैं। नहीं, बहुत सही कहा सर आपने, और इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, गुंजन को लेकर के इतनी ढेर सारी बातें की। एंड हम माफ़ी चाहेंगे कि हमने आपको कुरेदने की कोशिश की, उन चीज़ों को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश की जिनको आप याद ना करना चाहो। लेकिन ज़रूरी ये है कि लोगों तक बात पहुँचे, लोगों तक सच पहुँचे, और उसी कोशिश के लेके हम कैलाश डंगवाल जी के साथ बैठे। हमने गुंजन डंगवाल जी को उनके थ्रू जानने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आपने गुंजन डंगवाल को जाना होगा, उनके काम को जाना होगा, और अगर आपने अभी तक वैसे तो आपने सुन लिया होगा, लेकिन नहीं सुना होगा तो ज़रूर सुनिएगा, और तब आपको समझ में आएगा कि गुंजन डंगवाल आखिर चीज़ क्या थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ आज हमारे साथ थे कैलाश डंगवाल जी। हमने कोशिश की आपके फेवरेट लोक गायक को, फेवरेट म्यूजिशियन को आप तक पहुंचाने की। उम्मीद करते हैं आपको भी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। इसी के साथ इस इंटरव्यू में बस इतना ही। अगली बार फिर एक नई शख्सियत होगी, एक नया सवाल होगा और नए जवाब होंगे। शुक्रिया।